जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मैं सेटिंग देख रहा था, मुझे पहले काइंडली बता दें कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है या नहीं। अभी मेरे पास यहाँ पर वो नहीं आ रहे, आपके मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे। आई डोंट नो वो कहाँ से आएंगे। Let me check 1 second. अच्छा जी, आवाज़ क्लियर है, ठीक है। आपके मुझे मैसेजेस आ गए, ठीक हो गया। थोड़ा सा डिले हो गया था मेरे पास, यहाँ पे वो चैट आपका आ नहीं रहा था, मैंने दूसरी डिवाइस से ओपन करके देखा। अच्छा जी, आई थिंक अब मैक्सिमम लोग जो है वो ज्वाइन हो गए होंगे। तो सबसे पहली बात, मॉडल पेपर को मुझे दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हमने अभी ये देखना है कि हाउ कैन वी स्कोर 9 मार्क्स इन सेक्शन ए, यानी ये पूरे 9 मार्क्स हमारे सेक्शन ए में जो हैं वो कैसे आएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा सॉल्ट एनालिसिस। थोड़ा सा, बहुत सारी वीडियो तो आप लोगों ने मेरी इससे पहले वो देखी भी हैं, उसमें मैंने बातें समझाई भी हैं, लेकिन एक चीज़ सिर्फ रिपीट के लिए ही, या जिन्होंने पहले नहीं देखी, ये ऐड कर दूँ यहाँ से, बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। यहाँ इमेज मैंने ऐड तो किया है, हाँ जी, ये एक इमेज है, इसको ज़रा समझ लें अगर हम, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, सॉल्ट्स की जो हमारे कोर्स में अभी स्कीम है, उसमें सबसे पहली चीज़ है आपने केटाइन को डिटेक्ट करना है, उसके बाद एनाइन को डिटेक्ट करना है, उसके बाद उनके कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखने हैं। देखें, इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक़ एक ही चीज़ के साथ है। आपसे पूछा जाएगा, आप ऑब्ज़र्वेशन या तो लिख कर बताएं, या आपको ऑब्ज़र्वेशन गिवन होगी, ऑब्ज़र्वेशन को आप इंटरप्रेट करें। अब ऑब्ज़र्वेशन किस फॉर्म में होगी? ऑब्ज़र्वेशन तमाम एक्सपेरिमेंट्स में सिवाय एक कार्बोनेट के, और कार्बोनेट में भी ऑब्ज़र्वेशन ही होगी, इन तमाम में प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, सब में प्रेसिपिटेट बनेंगे। अभी वो सारे प्रेसिपिटेट्स एक एक करके हम लिखते हैं, लेकिन प्रेसिपिटेट बनता कैसे है, कहाँ का प्रेसिपिटेट बनता है, अगर आपको ये चार्ट, ये टेबल समझ आ गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। क्या टेबल है देखें, सॉल्ट्स जो स्पेन के होते हैं, SPANE स्पेन, ये प्रेसिपिटेट बनाते ही नहीं है। सोडियम के, पोटाशियम के, अमोनियम के, तमाम नाइट्रेट्स और तमाम मिथाइनोएट्स ये सोल्यूशन ही बनाते हैं, ये प्रेसिपिटेट बनाते ही नहीं। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, स्पेन ऑलवेज सोल्यूशन, नो प्रेसिपिटेट। अच्छा, इसके बाद सल्फेट को देखना है, इस पर वापस आता हूँ क्लोराइड ब्रोमाइड पे। ये हमेशा सोल्यूशन बनाते हैं, सिर्फ आपने याद ये एक्सेप्शंस करनी है। बेरियम, लेड, कैल्शियम, बेरियम, लेड, कैल्शियम के सल्फेट, यानी बेरियम का सल्फेट, लेड का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, ये हमेशा प्रेसिपिटेट बनाएगा। कलर्स अभी थोड़ी देर में हम देख लेंगे। बेरियम, लेड, कैल्शियम, बेरियम, लेड, कैल्शियम ऐसे याद रख लें, PCl, बेरियम, लेड, कैल्शियम, या बेरियम, कैल्शियम, लेड, ये प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर में हम एक टेस्ट करेंगे, BaCl2 का देखेंगे। तो बेरियम का सल्फेट वहाँ बनेगा, और वहाँ हमने ऑब्जर्वेशन में लिखना होगा इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर सल्फेट हो और साथ बेरियम ऐड हो जाए तो बेरियम सल्फेट बनेगा, और वो प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो आपकी ऑब्जर्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली कार्बोनेट्स में देखें, सारे के सारे कार्बोनेट्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, सिवाय स्पेन के, SPANE के, यानी सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के अलावा सारे के सारे वो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। तो इसको और इसको याद करना बहुत आसान है। आपको सल्फेट्स में और ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स में, इनमें सिर्फ एक्सेप्शंस याद रखनी है। तो ये जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हैं, इनमें क्या एक्सेप्शंस है? सारे सोल्यूशन बनाते हैं, एक्सेप्शन है सिल्वर की और लेड की एक्सेप्शन। तो आपने याद सिर्फ सिल्वर, लेड, ये इनमें क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स में ये याद रखना है, और
सल्फेट के अंदर आपने याद क्या रखना है, बेरियम, लेड और कैल्शियम, ये एक्सेप्शन है, मतलब ये प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे। यू हैव टू लाइक रिमेंबर दीज थिंग्स, ये सिर्फ याद रखनी है आपको, 3 और 2 5, लेकिन मिक्स नहीं करते ना, ना सिल्वर का सल्फेट लिख दो और लेड का सल्फेट लिख दो, सॉरी लेड तो है, सिल्वर का सल्फेट लिख दें और कैल्शियम का आप क्लोराइड वगैरह ना लिखते हैं, ये याद रखनी है आपने। अब जब ये प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो इनके साथ इनका कलर आएगा, वो साथ साथ हम देखते जाएंगे अभी कि कलर किस किस्म का आएगा और कलर की जो फॉर्मेशन है वो कैसी होगी। अच्छा, अब जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी सॉल्ट एनालिसिस की, उसमें मैंने एक स्कीम पूरी बताई थी। वो स्कीम एक टेबल की सूरत में यहाँ पर है, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये आपको आसानी के साथ एक पूरा सीक्वेंस जो है वो याद हो जाएगा कि जब आपने टेस्ट करना है या जब आपने आइडेंटिफाई करना है या जब आपने टेस्ट प्रोसीड करना है किसी सॉल्ट के ऊपर और उस सॉल्ट का एसिड रेडिकल अगर आपने डिटेक्ट करना है, एसिड रेडिकल, तो सबसे पहला काम यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो हमारे इस कोर्स में शामिल है वो है उस ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड BaCl2 का सोल्यूशन डालना है, BaCl2 डालना है ऑलवेज। BaCl2 के साथ क्या होगा? या तो प्रेसिपिटेट बनेगा या प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो ये आएगा कि प्रेसिपिटेट बन गया। अब अगर प्रेसिपिटेट बन गया है तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ और भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी, या वो क्लोराइड या वो सल्फेट होगा या वो कार्बोनेट होगा, या सल्फेट होगा या कार्बोनेट होगा, ये है पॉसिबिलिटी। प्रेसिपिटेट बनेगा आइदर इट इज़ अ सल्फेट और इट इज़ अ कार्बोनेट। बहुत आसान हो गया आपके लिए काम, बाकी सब कुछ इसके अलावा भी है, लेकिन हम उसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमारे कोर्स में शामिल ही नहीं है। हम वो चीज़ देखेंगे जो हमारे कोर्स में शामिल है। तो अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने बेरियम क्लोराइड डाला और ऑब्जर्वेशन लिख दी गई कि ये ऑब्जर्वेशन है कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, अभी क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी देर में, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सल्फेट है या कार्बोनेट है, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगला टेस्ट आप उसके ऊपर करेंगे वो है HCl ऐड करना। और जब आप HCl ऐड करते हैं तो HCl रिएक्ट करेगा किसके साथ? कार्बोनेट के साथ। HCl सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड का किसी भी मेटल के कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा ताल्लुक है अभी सब। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एफर्वेसेंस के साथ कलरलेस से गैस रिलीज होगी, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। अब क्वेश्चन किस किस्म का आ सकता है? व्हेन HCl इज एडेड राइट दी ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन खुद लिखें। तो HCl एडेड, अगर वो कार्बोनेट है पहले से बता दिया तो आप लिखेंगे एफर्वेसेंस, कलरलेस गैस इवॉल्व विद एफर्वेसेंस। या आपको ये कहा गया HCl ऐड किया और कोई गैस इवॉल्व नहीं हुई तो आपका रिजल्ट क्या होगा? ये सल्फेट आइन है। अभी सल्फेट आइन इंडिकेट हुआ है, कंफर्म नहीं होगा, इसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट इसके आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये था BaCl2 ऐड करने से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए। ये भी तो हो सकता है BaCl2 ऐड करें और प्रेसिपिटेट ही फॉर्म ना हो। या अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें लिखा होगा BaCl2 का जिक्र नहीं, डायरेक्ट AgNO3 ऐड किया। यानी पहला स्टेप उन्होंने लिखा नहीं है खुद से, लेकिन पहला स्टेप याद रख लें, BaCl2 है। अगर प्रेसिपिटेट बन गए तो लेफ्ट साइड पे आपने जाना है, और अगर ना बने प्रेसिपिटेट्स तो आपने राइट साइड पे जाना है, नो प्रेसिपिटेट। तो फिर अगला रिएजेंट क्या होता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। 3 सिचुएशन हैं जिनमें प्रेसिपिटेट बनेगा। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, क्लोराइड आइन होगा। पेल येलो, ब्रोमाइड आइन होगा। येलो होगा तो आयोडाइड आइन होगा। इसको ऐसे ही याद करना है जैसे ये मैंने एक स्कीम ये बना दी है, बिल्कुल ऐसे ही इसको याद कर लें। ये मैंने पहले भी कहा था, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें। अच्छा, अगर कोई प्रेसिपिटेट ना बने, आपने AgNO3 भी ऐड किया, एडेड AgNO3 बट नो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, तो एक रिएजेंट से अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा, आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही, तो आप अगला रिएजेंट ऐड करते हैं। जैसे पहला रिएजेंट था BaCl2 ऐड किया, प्रेसिपिटेट नहीं बना तो इसका मतलब है कि आपने सल्फेट और कार्बोनेट को एब्सेंट कर दिया, सल्फेट और कार्बोनेट नहीं है। अब अगला रिएजेंट ऐड करना है। वो अगला रिएजेंट क्या था? AgNO3 आपने ऐड किया, फिर से प्रेसिपिटेट नहीं बना तो अब आपने एक और रिएजेंट ऐड करना है। यानी अब आपने
क्लोराइड को भी एब्सेंट कर दिया, ब्रोमाइड भी नहीं है, आयोडाइड भी नहीं है, क्योंकि AgNO3 ऐड करने से प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ, लिहाजा इन तीनों में से भी कोई भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर अगला रिएजेंट होगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें और ब्राउन गैस निकलती है, ब्राउन गैस, तो वो नाइट्रेट है, और अगर ब्राउन गैस इवॉल्व नहीं होती तो वो नाइट्राइट है। अब ये जो सामने स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है, यही सारे आपके एसिड रेडिकल्स हैं, यही सारे हैं। अब इस स्कीम को एज इट इज़ याद भी करना और आगे अप्लाई कैसे करना है वो दिखाता हूँ अभी ये एक मॉडल पेपर है, ये भी फेडरल बोर्ड का ही मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर कौन सा है, जो अभी आगे आएगी सेकंड ईयर, अगले साल आएगी, वो ये वाला मॉडल पेपर, ये वाला कोर्स होगा। उनका कोर्स आप जैसा ही है, लेकिन उनमें मॉडल पेपर जो है वो ये वाला, ये जो अभी स्क्रीन पे आपके सामने आएगा ये होगा। अब इसमें क्वेश्चंस मैंने क्यों चूज़ किया, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसमें, देखें। अब हमने इन क्वेश्चंस को, अब इन क्वेश्चंस के ऊपर जो टेस्ट हैं उनको अप्लाई करना है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके ऊपर। देखिए आपको यहाँ गिवन क्या है, 2 सॉलिड्स A एंड B, दोनों सॉलिड्स हैं, इसका मतलब है दोनों सॉल्ट्स हैं। A पहले से बता दिया बेरियम क्लोराइड, अब हो सकता है बता दिया जाए, हो सकता है ना बताया जाए। यहाँ पर एक सॉलिड के बारे में, एक सॉल्ट के बारे में बता दिया है, दूसरे सॉल्ट के बारे में नहीं बताया। अब स्कीम क्या है, जिस सॉल्ट के बारे में आपको बता दिया है कि ये बेरियम का क्लोराइड है, आपने उसका बेरियम क्लोराइड होना साबित करना है, ठीक। यानी उसके टेस्ट्स, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, जिसके बारे में नहीं बताया, बी कौन सा सॉल्ट है ये नहीं बताया, उसके सारे टेस्ट और इन्फेरेंस आपको बता देंगे, आपने आगे से सॉल्ट बताना है कौन सा है। अब स्कीम ये ध्यान में रखें, आपको दोनों में से कोई भी बात आपके पेपर में आ सकती है। या सॉल्ट बता देंगे, आगे कहेंगे इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट बताएं, इसकी ये वाला टेस्ट किया, ये ऑब्जर्वेशन बताएं क्या आएगी, इन्फेरेंस आप क्या करेंगे, कन्फर्म कैसे करेंगे। या आपको टेस्ट सारे दे दिए गए और आपको सॉल्ट के बारे में आपने सॉल्ट को, उसका एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों डिटेक्ट करके कंफर्म करके उस सॉल्ट का नाम बताना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये पहला टेस्ट यहाँ पर क्या किया हुआ है, ए के ऊपर क्या टेस्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया, ठीक है, नाइक्रोम वायर को उसके अंदर डिप किया। ये फ्लेम टेस्ट का प्रोसीजर है, इसको ऐसे याद कर लें। कैसे याद करें कि आपने एक नाइक्रोम की वायर का एक लूप बनाना है। ये नाइक्रोम वायर, यहाँ पर नाइक्रोम की वायर है, आगे से उसका लूप, छोटा सा लूप ऐसे बना होता है, उसको आपने डिप करना है किसके अंदर, HCl के अंदर, ताकि अगर उसके ऊपर पहले से कोई रस्ट वगैरह कुछ चीज़ है वो हट जाए उसके ऊपर से। फिर ये नाइक्रोम वायर की का जो लूप है, इसको आपने इस सॉल्ट के अंदर डिप करना है, सॉलिड सॉल्ट है उसके अंदर डिप करना है। तो सॉल्ट का कुछ हिस्सा जो है, कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। फिर आपने इसको एक फ्लेम के ऊपर ला के रखना है और यहाँ से फ्लेम का कलर ऑब्जर्व करना है। ये प्रोसीजर है फ्लेम टेस्ट का। अगर प्रोसीजर पूछा जाए तो ऐसे ही लिख देना जैसे मैंने बताया, वैसे लिखा हुआ भी बाद में बता दूंगा, उसको आप याद कर लेंगे। कलर, चूँकि हमारा कलर वाला पेपर नहीं आता, आपका वाइट पेपर होता है, उसके ऊपर कलर जो है डिस्टिंग्विशिंग कलर आपको बता देंगे, ठीक है। अब कलर बता देंगे, या यहाँ देखिए कलर इसलिए नहीं बताया, व्हाट इज़ द फ्लेम कलर ऑब्जर्व्ड, कलर इसलिए नहीं बताया, क्यों, आपको सॉल्ट बता दिया कि वो बेरियम का क्लोराइड है। तो बेरियम के क्लोराइड का फ्लेम टेस्ट का कलर, ये भी थोड़ी देर में तमाम सॉल्ट्स के फ्लेम टेस्ट के कलर्स बताता हूँ, लेकिन बेरियम, अगर आपके पास बेरियम का सॉल्ट है तो बेरियम का जो कैटाइन है, इसको ये जब सॉल्ट के ऊपर फ्लेम के ऊपर जाता है तो इसका जो फ्लेम टेस्ट का कलर होता है वो होता है ग्रासी ग्रीन। तो आपने यहाँ से ग्रासी ग्रीन बता दिया, ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर बेरियम ही है, क्योंकि इसके अलावा ग्रासी ग्रीन फ्लेम कलर किसी का भी नहीं होगा। तो अगेन देखें, सॉल्ट पहले बता दिया और क्वेश्चन में टेस्ट बता दिया। टेस्ट का इन्फेरेंस आपने बताना है कि टेस्ट से आप क्या इन्फर करेंगे, टेस्ट के रिजल्ट से क्या इन्फर करेंगे। रिजल्ट से मैंने इन्फर ये किया कि ग्रासी ग्रीन फ्लेम है और आगे जाके मैं बताऊंगा इस फ्लेम की वजह से इसको मैं बेरियम मानता हूँ। अच्छा, नंबर 2 कह रहे हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए वाज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर, और उसका सोल्यूशन बनाना है, इसको OS बोलते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन। सॉल्ट को आप डिस्टिल्ड वाटर के अंदर सॉल्ट की एक स्पेसिफिक अमाउंट लेकर उसका एक सोल्यूशन बना के उस सोल्यूशन के 2 हिस्से कर लेते हैं। अब उन दोनों हिस्सों पे अलग अलग आपने टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। अब कौन से टेस्ट करने हैं, देखें, पहला टेस्ट लिखा हुआ है, टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन ए एड एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चार्ट आपको दिखाया था, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन उसकी सिल्वर नाइट्रेट की ऐड किया। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ उसने स्किप कर दिया पहला स्टेप, यानी BaCl2 की एडिशन वाला स्टेप स्किप कर दिया।
यानी BaCl2 पहले ऐड किया, उसमें प्रेसिपिटेट नहीं बने और फिर AgNO3 ऐड किया। अच्छा, अब AgNO3 अगर ऐड किया उससे क्या हुआ, और उसके बाद ये एक नई चीज़ साथ ऐड कर दी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एक्वस अमोनिया, ये भी साथ ऐड कर दी। अब ऑब्जर्वेशन बताएं, अगेन मेरी पहली बात पे ध्यान करें कि सॉल्ट जब आपको बता देंगे, सॉल्ट पहले से पता है, अब आपने सॉल्ट को तो नहीं डिटेक्ट करना, सॉल्ट तो आपको बता दिया हुआ है, उसके टेस्ट्स की इन्फेरेंस या ऑब्जर्वेशन ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपसे बार बार पूछी जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, देखें, जब AgNO3 ऐड करेंगे आप, AgNO3 और आपका सॉल्ट है बेरियम क्लोराइड, तो सिर्फ एक इक्वेशन ही लिख दें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अच्छा, वो बेरियम क्लोराइड आप देखें, इसीलिए वो बेरियम क्लोराइड का नहीं लिखा, जो खुद है ही वो बेरियम क्लोराइड, रिएजेंट ही बेरियम क्लोराइड है, सॉल्ट ही बेरियम क्लोराइड है। अच्छा, इसमें ऐड करेंगे AgNO3, अब यहाँ होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको याद ना भी रहे तो Ba और NO3 इकट्ठे हो जाएंगे और Ag और Cl इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl प्लस BaNO3। अब एक स्टेप वापस पीछे जाएं, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जब आप AgNO3 ऐड करते हैं तो या तो प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। अब प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, Ag का, AgCl। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो सॉल्ट का टेबल पूरा बताया था उसमें भी बताया था कि क्लोराइड्स में सिल्वर एक्सेप्शन है, यानी सिल्वर जो है वो प्रेसिपिटेट बनाता है। किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो यहाँ आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, लेकिन अगर यहाँ ये ऐड ना हुआ होता यानी एक्वस अमोनिया, तो आप लिखते थे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। यहाँ बहुत ध्यान करना है, अगर इसमें आगे मैंने एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया ऐड कर दिया, वाइट प्रेसिपिटेट क्यों, क्योंकि AgCl का कलर जो होता है वो वाइट होता है। लेकिन अब इस AgCl के अंदर ही BaNO3 तो हो गया सोल्यूशन, उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स आर ऑलवेज ए सोल्यूशन, नाइट्रेट जो है वो सोल्यूशन ही बनाएंगे। अब AgCl के अंदर वो जो अमोनिया के सोल्यूशन के कुछ कतरे ऐड किए थे अपने, वो क्या करेंगे, वो जो अमोनिया के कुछ कतरे हैं वो इस AgCl को डिज़ोल्व होने में मदद देंगे। अब एक कॉम्प्लेक्स साइन बन जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, कॉम्प्लेक्स साइन बनेगा AgNH3/Cl। लेकिन मकसद ये है, ये पहले वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा लेकिन अमोनिया की सोल्यूशन ऐड करने की वजह से वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब आप इसकी ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट इज़ वॉर्म्ड विच डिज़ोल्व्स इन द अमोनिया सोल्यूशन। वो अमोनिया सोल्यूशन के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो डिज़ोल्व हो गया। ये ऑब्जर्वेशन में आपने लिखना है। लेकिन साथ ही ऑब्जर्वेशन में चूँकि ये AgCl बना था, तो इसका मतलब है यहाँ से आपने Cl क्लोराइड को डिटेक्ट कर भी लिया। ये भी देख लें, आपने क्लोराइड डिटेक्ट कर लिया। इस टेस्ट का, इस ऑब्जर्वेशन का मकसद क्या था कि आपने ये जो सॉल्ट था बेरियम क्लोराइड, उसका क्लोराइड जो आइन है वो डिटेक्ट कर लिया। बेरियम हम पहले डिटेक्ट कर चुके हैं, फ्लेम की वजह से क्लोराइड अब कर लिया, तो सॉल्ट हमारा कंफर्म हो गया BaCl2 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वो कहता है टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन ए। अब उसी सोल्यूशन का दूसरा हिस्सा जो किया हुआ था उसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे उससे क्या बनेगा, BaCl2 में अगर मैं H2SO4 ऐड करूँ तो क्या बनेगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सल्फेट्स की एक्सेप्शन बताई थी, अगर आपको याद हो। सल्फेट सारे सोल्यूशन बनाते हैं एक्सेप्ट, उसमें एक्सेप्शन में एक चीज़ थी बेरियम। तो बेरियम का सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर BaCl2 में ऐड कर दिया H2SO4 तो डबल डिस्प्लेसमेंट दोबारा से यहाँ पर हो जाएगी और ये होगा BaSO4 प्लस HCl। HCl ये तो हो गया सॉल्युबल, BaSO4 क्या है, ये हो गया सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, बेरियम का सल्फेट है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो यहाँ से भी आप लिखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड, ये ऑब्जर्वेशन भी ये लिख देंगे। अब जो पिछला AgNO3 का टेस्ट किया है, इसमें आपने किस चीज़ को इंडिकेट किया, किस चीज़ को कंफर्म किया, आपने क्लोराइड की प्रेजेंस को यहाँ पर साबित किया कि यहाँ से इस हमारे गिवन सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड का आइन मौजूद था। इस टेस्ट में H2SO4 आपने ऐड करने से इसका दूसरा यानी आइन यानी केटाइन जो है उसकी डिटेक्शन को कंफर्म किया, यानी बेरियम को कंफर्म किया। तो इसका मतलब है आपने बेरियम को भी कंफर्म कर लिया, पहले ही फ्लेम टेस्ट से भी आया था, और अब क्लोराइड से क्लोराइड आइन भी डिटेक्ट कर लिया। तो अगर आपको नाम ही बताया जाता है ये बेरियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो आप बेरियम और क्लोराइड ऐड कर कंबाइन करके बता सकते थे हमारा सॉल्ट जो है वो बेरियम क्लोराइड का सॉल्ट है।
अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ नहीं रहा, तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो थोड़ी देर बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर उनके जवाब साथ साथ दे दूंगा। बल्कि हो सकता है आगे मैं एक्सप्लेन करूँ तो कुछ आपका क्वेश्चन वैसे ही वो आंसर हो जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन है कोई तो आप बेशक लिख लें, तो थोड़ी देर में कमेंट्स की तरफ जाऊंगा तो फिर आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस। तो ये हो गया इसका जी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बेरियम क्लोराइड आपको गिवन था, लेकिन आपको जो टेस्ट गिवन थे उनकी ऑब्जर्वेशंस आपने लिखनी थी। अब दूसरा हिस्सा है इसका, मैंने जैसे पहले कहा हो सकता है कि सॉल्ट ना बताएं, और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा सॉल्ट नहीं बताएंगे। यहाँ दूसरा जो बी है उसका सॉल्ट नहीं बताया, अब उस सॉल्ट को आपने डिटेक्ट करना है कैसे, उसी तरह केटाइन और एनाइन ये दोनों आपने कंफर्म करने हैं जाकर। कैसे करने, देखें बी एक ऐसा सॉल्ट है जो आपको नहीं बताया गया, उसके ऊपर क्या टेस्ट हुए, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बी वाज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर, उसका सोल्यूशन OS बना दिया, OS के ऊपर ये वाले टेस्ट किए। क्या टेस्ट किए, नंबर 1 अपीयरेंस ऑफ बी। अब सॉल्ट्स की अपीयरेंस, अच्छा जी सॉल्ट्स की अपीयरेंस से मुराद क्या है कि सॉल्ट्स हमारे पास कलर्ड भी होते हैं और सॉल्ट हमारे पास कलरलेस भी होते हैं। कलर्ड सॉल्ट भी होते हैं और कलरलेस सॉल्ट्स भी होते हैं। अब जो कलर्ड सॉल्ट्स और कलरलेस सॉल्ट्स हैं उनके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे जो कोर्स में शामिल हैं उनको हम एज इट इज़ याद कर लेंगे। क्या है, देखिए कलर्ड सॉल्ट्स हैं 4, क्रोमियम, फेरिक, फेरिस, कॉपर, ये कलर्ड है। क्या कलर है, ऊपर कलर भी लिख दिए, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लें। अगर सॉल्ट कलर्ड नहीं है, कलरलेस है, तो उसके ऊपर आप फ्लेम टेस्ट करेंगे। कलर्ड सॉल्ट के ऊपर फ्लेम टेस्ट भी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। कलर्ड सॉल्ट है, इंटीग्रेट हो गया, कौन सा सॉल्ट है, फ्लेम टेस्ट भी ना करें। कलरलेस सॉल्ट है तो पहला काम करते हैं फ्लेम टेस्ट का। फ्लेम टेस्ट में फ्लेम का कलर आएगा, जैसे अभी बेरियम का पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कलर था ग्रासी ग्रीन या ग्रीन कलर का, फ्लेम का कलर आ गया। अगर ब्रिक रेड आया तो कैल्शियम है, बहुत मशहूर हैं दोनों कलर से, ब्रिक रेड और ग्रीन, तो एक बेरियम है दूसरा कैल्शियम। फ्लेम टेस्ट अप्लाई किया तो दोनों कलर्स में से कोई कलर नहीं आया, तो फिर आपने फ़िल्टर ऐश टेस्ट करना है, ठीक है, वो अगले सॉल्ट पे जब आएगा तो देखेंगे। अभी के लिए क्या याद रखें कि अगर कलर्ड सॉल्ट है तो उसका कलर हमने नोट कर लिया, क्या कलर है, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो कलर आपने लिख लिया। अगर कलर लेस सॉल्ट है तो उसके ऊपर फ्लेम टेस्ट अप्लाई करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन अपीयरेंस ऑफ बी लाइट ग्रीन कलर, तो लाइट ग्रीन, अभी कलर्ड सॉल्ट में 4 कलर्ड सॉल्ट लिखे हुए थे और चारों कलर्ड सॉल्ट्स के अंदर जो लाइट ग्रीन कलर है वो Fe+2 का है। तो लाइट ग्रीन Fe+2 का है, तो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं अपीयरेंस लाइट ग्रीन, यानी आप रफ में यहाँ लिख सकते हैं कि ये Fe2+ ही आएगा एंड में जाके इसका रिजल्ट, ठीक है। इधर पूछा नहीं गया, लेकिन ये पहला टेस्ट है तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि Fe+2 ये हो सकता है। आगे चलें। एन एक्सेस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन बी। जो सोल्यूशन बनाई थी सॉल्ट की उसके 2 हिस्से किए थे, जो एक हिस्सा है उस एक हिस्से के ऊपर आपने उस एक हिस्से के अंदर आपने ऐड करना है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है आपने। तो ये जो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे इससे ऑब्जर्वेशन क्या आएगी। अब देखिए सॉल्ट नहीं बताया तो टेस्ट भी बता दिया और ऑब्जर्वेशन भी बता दी। जब सॉल्ट बताया था तो टेस्ट और ऑब्जर्वेशन आपने लिख दी थी। अच्छा, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म, पहले इसको समझ लें। आपने टेस्ट क्या किया है, सॉल्ट आपको अननोन था लेकिन लग रहा है कि वो Fe2+ है अपने कलर की वजह से। उसके अंदर आपने ऐड क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये Fe2+ ही था जो कि ये है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब जब NaOH और Fe2+ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट क्या बनाएगी, ये FeOH2 बनाएगी, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगी, ठीक है, प्लस Na प्लस ये अलग हो गया, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। ये जो बना है FeOH2 ये भी एक प्रेसिपिटेट होता है। और ये कौन सा प्रेसिपिटेट होता है, ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा अगर NaOH ऐड किया आपने फेरिक के अंदर, ठीक। अब FeOH2 का अगेन हमने कलर याद कर लेना है। इस क्वेश्चन में तो गिवन है, हो सकता है आपको पेपर में ऐसा सवाल आए कि प्रेसिपिटेट का कलर पूछ लिया जाए, तो ग्रीन होता है प्रेसिपिटेट FeOH2 का। और अगली बात देखें क्या लिखी हुई है, विच रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी पहले कुछ कतरे NaOH के डाले, फ्यू ड्रॉप्स इसके डाले, प्रेसिपिटेट बन गया, फिर आपने थोड़ा ज़्यादा NaOH डाल दिया, फिर भी वो प्रेसिपिटेट ही रहा। तो ये कन्फर्मेशन होती है FeOH2 की कि वो डिज़ोल्व नहीं होता, इंसॉल्युबल रहता है एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी।
अच्छा जी, फिर तीसरा टेस्ट क्या किया है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस बेरियम नाइट्रेट व एडेड टू द सेकंड पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन। ये दोनों चीज़ें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और बेरियम नाइट्रेट, तो बेरियम एसिडिफाइड बेरियम नाइट्रेट भी इसको बोल सकते हैं। एसिडिफाइड बेरियम नाइट्रेट अगर ऐड करेंगे एक ऐसे सॉल्ट के अंदर जिस सॉल्ट के अंदर फेरिक है, तो फिर क्या होगा, अगेन दोबारा से ऐसे ही लिखेंगे हम Fe2+, और इसमें आपने क्या ऐड किया, बेरियम नाइट्रेट BaNO3, लेकिन साथ है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी है, HNO3 भी है, तो मतलब हमें अभी एसिडिफाइड BaNO3 ही इसको समझे। तो बनेगा क्या, वाइट प्रेसिपिटेट। ये याद भी कर लेना है, वैसे इस क्वेश्चन में तो ये गिवन है, लेकिन आपने इसको याद भी कर लेना है, ठीक है, कि जब भी बेरियम नाइट्रेट ऐड करें, एसिडिफाइड बेरियम नाइट्रेट ऐड करेंगे एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर जिसमें फेरिक के आयंस मौजूद हैं, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, FeNO3 का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, नेम द कैटाइन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन बी। तो कैटाइन हमने पहले ही उधर रफ में लिख दिया था Fe2+, तो इसके आंसर में लिखेंगे कैटाइन Fe+2, फेरिक लिखेंगे Fe2+, ये बेहतर है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन टेस्ट 2, वो मैंने पहले ही देखें साइड पे लिख दिया था, FeOH, फॉर्मूला लिख दिया। एंड अब राइट द नेम ऑफ बी, जो सॉल्ट है उसका आपने नाम बताना है, वो नाम क्या है। अब नाम क्या था, आपने यहाँ पे Fe2+ ये कंफर्म कर लिया, Fe2+ कंफर्म हो गया। दूसरा इसका एनाइन यहाँ पर देखना है, वो कौन सा था, एनाइन। तो एनाइन के लिए टेस्ट हमारा है टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 में, अच्छा ये इक्वेशन BaNO3 है, तो नाइट्रेट है तो FeNO3 ही फॉर्म होगा यहाँ पर, FeNO3। तो सॉल्ट का नाम है FeNO3, क्योंकि इस टेस्ट में यानी टेस्ट नंबर 3 में नाइट्रेट आइन आया NO3-, और पहले वाले टेस्ट में Fe+2 आया, तो Fe+2 और NO3, तो ये FeNO3 सॉल्ट बन जाएगा। बल्कि इसके साथ हम यहाँ पर ट्वाइस भी लिख देंगे, FeNO3 लिख देंगे। तो अगेन वापस क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट में जाता हूँ। आपको या तो बता दिया जाएगा कि सॉल्ट कौन सा है, और टेस्ट्स और उनकी ऑब्जर्वेशन इन्फरेंस ये आपने देखनी होगी, या टेस्ट्स और उनकी ऑब्जर्वेशन बता दी जाएगी और इन्फर करके आपने सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना होगा, ये सॉल्ट कौन सा है। इसी किस्म के क्वेश्चन आएंगे। अब सॉल्ट जो आपके कोर्स में शामिल हैं उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन आने हैं, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आने हैं। तो हम क्या करें, उन सब के कलर्स के नेम याद कर लें, उन सब के फ्लेम टेस्ट के फ्लेम के कलर्स याद कर लें, और उनके कन्फर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि ये इस साल की जो सेकंड ईयर है उसका मॉडल पेपर है, ये मैंने सॉल्व तो करवा दिया, लेकिन आपका जो मॉडल पेपर था उसमें आपको याद हो कन्फर्मेटरी टेस्ट आपसे पूछे गए थे। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट वो ज़रूर हमने जहन में रखने हैं, 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट सबके लिए, वो भी देखते हैं अभी। पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अब वो पूछ लें। आई विल गो बैक टू योर कमेंट्स नाउ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी। अच्छा जी, यहाँ क्वेश्चन्स क्या हैं, ये जो वेट टेस्ट की क्वेश्चन है वो क्या है। अच्छा, वेट टेस्ट पे भी मैं गया नहीं, याद करने, जी बिल्कुल याद करने पड़ेंगे टेस्ट, वो बताता हूँ, आसान है वो, कैसे याद करने वो भी बताता हूँ। वेट टेस्ट इक्वेशन है वो करनी है, हाँ जी करनी है, बताता हूँ अभी। वेट टेस्ट की इक्वेशन नहीं, इक्वेशन की ज़रूरत नहीं, वेट टेस्ट की इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने उनकी ऑब्जर्वेशन याद करनी है। टेस्ट बहुत सारा कुछ आपने याद नहीं करना, बताऊँगा अभी क्या क्या याद करना है। सॉल्ट के आप टोटल सब करवा देंगे, अभी ये तो नहीं आएगा। जो सॉल्ट के, जो आपके कोर्स में सॉल्ट शामिल है ना, वो सारे सॉल्ट, उनकी सारों की वीडियो तकरीबन इससे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, इसमें भी सारे करवा, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। जो आपके कोर्स में हैं, जो मैंने अभी आपको 2 स्लाइड्स दिखाई हैं ना, उसमें जो सॉल्ट्स लिखे हुए हैं ना, यही सॉल्ट हैं आपके कोर्स में। देखें, दोबारा से देखें कौन कौन से कैटाइंस हैं आपके कोर्स में। क्रोमियम, फेरिक, फेरिस, कॉपर, ये 4 कलर्ड हैं। अच्छा, कलरलेस कौन कौन से हैं, बेरियम, कैल्शियम, जिंक, लेड, अमोनियम, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5 ये हैं, तो 5 और 4 9 कैटाइंस हैं, 9 कैटाइंस हैं, ये आपके कोर्स में यही हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया फेडरल बोर्ड ने आपके लिए।
अच्छा, उसके बाद जो एनाइन्स हैं वो आपके कोर्स में यही वाले शामिल हैं जो यहाँ लिख दिए। कौन कौन से? सल्फाइड, अच्छा कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट और नाइट्राइट, यही वाले एनाइन्स हैं आपके कोर्स में। इसके अलावा इससे आउट नहीं आएगा पेपर, ठीक है। अच्छा, फ्लेम टेस्ट में कलर आ भी गया तो नहीं, आपको फ्लेम टेस्ट मोस्ट प्रॉब्ली पेपर में आएगा। फ्लेम टेस्ट ये किया हुआ है, ये कलर आया है, आप बताएं कैटाइन कौन सा है, ठीक। अगर फ्लेम टेस्ट में कलर नहीं आया तो सवाल ही नहीं आएगा कि फ्लेम टेस्ट पहले किया और कलर नहीं आया, नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये पूछेंगे कि फ़िल्टर एश टेस्ट किया, इसका ये कलर है, या फ्लेम टेस्ट किया, इसका ये कलर है, सवाल ये आएगा, ठीक। अब उसके लिए आपने क्या जहन में रखना है? उसके लिए आपने सिर्फ कलर्स जहन में रखने हैं। अब कलर्स कौन कौन से जहन में रखने हैं? अब उसके लिए देखें, यहाँ पे अलग से मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल है, किधर गई ये, मैं शेयर सारी फाइलें कर दूँगा, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। कौन सी थी? इसमें सारे कलर्स जो है ना इकट्ठे करके लिखे। वैसे तो ये मैंने अभी जो वो पावर पॉइंट की स्लाइड थी उसी में से आप कॉपी कर सकते हैं। ये ही है आई थिंक, हाँ जी, ये देखें, ये सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं, ऐसे याद हो जाए, या वो जो पावर पॉइंट है वहाँ से याद हो जाए। कलर ऑफ द फ्लेम ऑफ बेरियम कन्फर्मेटरी को छोड़ दें, अभी सिर्फ कलर देख लें। ब्रिक रेड फ्लेम किसका होता है? ग्रीन होता है बेरियम का, ग्रासी ग्रीन या ग्रीन, और ब्रिक रेड होता है कैल्शियम का। ये फ्लेम टेस्ट के कलर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जो फ़िल्टर एश टेस्ट है वहाँ ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा है। यहाँ पे एक ही उसमें डायग्राम के अंदर ये सारे लिखे हुए हैं, ये देखें। फ्लेम टेस्ट के कलर्स या तो ग्रीन होगा या ब्रिक रेड होगा, ठीक। और फिर फ़िल्टर ऐश के ग्रीनिश ऐश होगा तो वो जिंक है, बस। अब देखें, इसमें तो याद करने को टोटल 3 चीज़ें हैं आपके पास। फ्लेम टेस्ट, उसके दो कलर्स होंगे, या ग्रीन होगा या ब्रिक रेड होगा। अगर ग्रीन हुआ तो बेरियम है, और अगर ब्रिक रेड हुआ तो कैल्शियम है। और फ़िल्टर ऐश का आपके कोर्स में क्या शामिल है? ग्रीनिश ऐश अगर आ गया तो वो जिंक है, वरना फ़िल्टर ऐश का भी नो कलर आएगा, और उसको आगे मज़ीद टेस्टिंग करेंगे NaOH ऐड करके, और प्रेसिपिटेट्स देखेंगे बनते हैं कि नहीं बनते, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्ट के कलर, ये 4 सॉल्ट्स हैं, इनके कलर्स ये अभी बेशक याद कर लें। ग्रीन इज़ क्रोमियम, लाइट ग्रीन, अगर ग्रासी ग्रीन है तो क्रोमियम, लाइट ग्रीन तो फेरिक है, येलो है तो फेरस है, लाइट ग्रीन और फेरिक है येलो, और ब्लू है तो कॉपर है। ये 4 कलर्स इनके याद हो गए, इनको मिक्स नहीं करना फ्लेम के कलर्स के साथ, ये सॉल्ट्स के कलर्स हैं। और फ्लेम टेस्ट के बाद फ्लेम के जो कलर्स आएंगे वो ग्रीन या ब्रिक रेड ही आएगा, बेरियम और कैल्शियम, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट्स। हाँ जी, वो बताता हूँ जी इजीली कैसे याद करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे इजीली याद करेंगे। अब टेस्ट पे जाते हैं, वेट टेस्ट पे आ गया। अब वेट टेस्ट सबसे पहले हम चलें उनके करते हैं, एसिड रेडिकल के करते हैं। वो ज़रा आसान है, वो ज़रा कम में आसान है और कम भी है। अब यहाँ पे देखें, अगर तो BaCl2 ऐड करने से प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए, तो मैंने जैसे आपको बताया सल्फेट होगा या कार्बोनेट होगा, तो पहला टेस्ट ही क्या है? सबसे पहला टेस्ट क्या है? वेट टेस्ट, वो है HCl ऐड करें। HCl आप ऐड करें, एफर्वेसेंस हो जाती है तो कार्बोनेट कन्फर्म हो गया, कार्बोनेट है वो, इंडिकेट हो गया, सॉरी कन्फर्म नहीं, इंडिकेट हो गया कार्बोनेट है। एफर्वेसेंस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, उसको फिर आप बबल थ्रू करेंगे लाइम वाटर में से, तो उसको बिल्की कर देगी, तो कन्फर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड है, और कन्फर्म हो गया कि ये कार्बोनेट है, ठीक हो गया। अगर नहीं हुआ तो सल्फेट है, सल्फेट पे फिर बाद में आता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, कार्बोनेट के लिए क्या टेस्ट लिखे हैं? कार्बोनेट के लिए मैंने 3 लिखे हैं टेस्ट। अब 3 टेस्ट में से आप कोई से 2 टेस्ट याद कर सकते हैं, कोई से 2 टेस्ट याद कर सकते हैं। चलिए इधर से इसका वो कर लेते हैं, स्लाइड शो भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पेन मिल जाएगा, मैं लिख लूँगा यहाँ पर, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले कार्बोनेट है। अब कार्बोनेट के देखें क्या टेस्ट मैंने लिखे हैं, MgSO4 ऐड किया ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, ये है कार्बोनेट। तो MgSO4 में कलर चेंज कर लेता हूँ, MgSO4 जब आपने ऐड किया और पहले से उसके अंदर कार्बोनेट का आयन मौजूद है, CO3 का आयन मौजूद है, तो क्या बनेगा? क्या ज़ाहिर है ये वाला इसका एनाइन ये अलग हो जाएगा और Mg जो है वो कार्बोनेट के साथ मिल जाएगा, तो आपने बनेगा क्या? MgCO3 बनेगा। अब
कार्बोनेट्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम के अलावा सारे प्रेसिपिटेट्स ही बनाते हैं। तो मैग्नीशियम का हो, जिंक का हो, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट। आपने क्या याद रखना है? इसका सिर्फ कलर, कि ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। अगेन जो पहला वाला मैंने टेबल चार्ट शो किया था, अगर वो आपको याद है कि कार्बोनेट सारे के सारे हमेशा प्रेसिपिटेट्स ही बनाएंगे सोडियम या पोटाशियम के अलावा। तो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा मैग्नीशियम का कार्बोनेट, तो यहाँ से कंफर्म हो गया मैग्नीशियम। तो इसलिए इसको याद करना आसान है, ये टेस्ट इसलिए सबसे ऊपर लिखा है मैंने। अच्छा, कैल्शियम का क्लोराइड आपने ऐड किया। अगेन इसी तरह एक, ये पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है ये इक्वेशन, लेकिन अगर आप ये इक्वेशन बनाना सीख जाएं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। जैसे अब कैल्शियम क्लोराइड और सोल्यूशन के अंदर पहले से कार्बोनेट का एक आयन पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? ये क्लोराइड यहाँ से हट जाएगा और कैल्शियम और क्लोराइड मिल जाएंगे, कार्बोनेट मिल जाएंगे और कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। तो जिस तरह मैग्नीशियम के कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट का एक कलर होता है, इस तरह कैल्शियम के कार्बोनेट का भी कलर होता है। अब वो कैल्शियम के कार्बोनेट का क्या कलर है? कैल्शियम के कार्बोनेट का कलर भी वाइट है। तो देखें दोनों को याद करना कितना आसान है। वाइट प्रेसिपिटेट है, एक मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, दूसरा कैल्शियम का कार्बोनेट है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कैल्शियम को हटा के साथ स्ट्रॉन्शियम लिख दूँ, स्ट्रॉन्शियम का कार्बोनेट वो भी वाइट होता है। तो कार्बोनेट के तो इंतहाई आसान हो गया आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो या तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको लिखने के लिए आएंगे, राइट टू कन्फर्मेटरी टेस्ट एटलीस्ट 2, या टेस्ट बता देंगे, आपसे इन्फेरेंस पूछेंगे या ऑब्जर्वेशन पूछेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ पूछेंगे। तो बेहतर ये है कि हम इस टेस्ट को याद कर लें, ठीक है? टेस्ट को याद कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब आगे देखें, आगे है सल्फेट। अब सल्फेट के लिए टेस्ट क्या लिखा है? लेड एसीटेट सोल्यूशन। ये थोड़ा सा ये इसकी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो रिएजेंट्स हैं उससे आप लोग ज़रा घबराते हैं। कुछ रिएजेंट्स यहाँ पे है जी, लेड एसीटेट है जी, इसका क्या करें? तो लेड एसीटेट क्यों यूज़ किया? लेड एसीटेट PB, बल्कि इसका फार्मूला लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, ना भी लिखें खैर। लेड वैसे एसीटेट क्या था? PbHCO3, HCO3 ही है लेड का एसीटेट। लेड एसीटेट PbC नहीं, PB होता है C2H3O2 होल ट्वाइस, याद नहीं करना वैसे, H3O2 होल्ड, हाँ ठीक है यही होगा, ये लेड एसीटेट है। ये आपने लिखना नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। अगर आपने लेड एसीटेट ऐसी सोल्यूशन के अंदर पुट कर दिया जिसमें सल्फेट का आयन मौजूद है, SO4-2 का आयन मौजूद है, तो क्या होगा? इसका एनाइन अलग हो जाएगा और लेड का सल्फेट बन जाएगा। और जो लेड का सल्फेट है, ये भी जो पहला चार्ट, पहला टेबल मैंने आपको दिखाया था, उसमें बताया था ये प्रेसिपिटेट होता है और इसका कलर वाइट होता है। प्रेसिपिटेट होता है और इसका कलर वाइट होता है, तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। बताने की ज़रूरत नहीं कौन सा है, ऑब्जर्वेशन क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन अगली बात ज़रूर बताएंगे कि ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा ये सॉल्युबल होगा अमोनियम एसीटेट के अंदर। ये किस लिए होता है ये अब थोड़ा सा हमने नैरो डाउन कर दिया है। वैसे इस ग्रुप के बाकी जो एनाइंस उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है, लेकिन आप सिर्फ एज इट इज़ यही ऑब्जर्वेशन ही लिख दें और सल्फेट की कन्फर्मेशन लिख दें। दूसरा क्या ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पर ऐड किया था, यानी SrCl2 स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। तो इसलिए बेहतर है कि कार्बोनेट के अंदर भी आप ये दोनों याद करें और सल्फेट के अंदर भी, चूँकि स्ट्रॉन्शियम दोबारा से आएगा तो इसलिए याद रखना ज़रा आसान हो जाएगा। अब जब आप स्ट्रॉन्शियम का क्लोराइड ऐसी सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे SrCl2 जिसके अंदर पहले से सल्फेट SO4 मौजूद है, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्शियम और सल्फेट मिल जाएंगे, तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा स्ट्रॉन्शियम के सल्फेट का, विच इज़ सॉल्युबल इन कॉन्सेंट। ये ना भी लिखे खैर, वाइट प्रेसिपिटेट भी लिख दें, वो भी काफ़ी होगा, ऑब्जर्वेशन के लिए भी काफ़ी होगा। सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये से एक स्टेप आगे है कि मज़ीद HCl इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं और HCl ऐड करने के बावजूद HCl ऐड करने से ये उसके अंदर, और थोड़ा सा हीट करने से ये उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है प्रेसिपिटेट। तो ये कन्फर्मेशन होती है कि इस सोल्यूशन के अंदर सल्फेट का एनाइन जो है वो मौजूद है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनाइंस या एसिड रेडिकल्स हैं और उनके ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में इन्हीं में से कोई एक आपके पेपर में आएगा। तो ये दो चार्ट आपके सामने बने हुए हैं, इनको याद रखना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल भी मेरे ख्याल में नहीं है कि दो चार टेस्ट आप याद करें प्रेसिपिटेट्स के कलर्स के साथ, बल्कि कलर सबके वाइट ही, वाइट देख लें, कोई और कलर बन ही नहीं रहा, यहाँ वाइट ही बन रहे हैं।
लेकिन अगर आप अपने जहन में ये स्कीम दोहरा लेते हैं जो मैंने बताई आपको कि कार्बोनेट किसी भी मेटल का होगा, वो मैग्नीशियम का कार्बोनेट होगा, कैल्शियम का होगा या स्ट्रोंशियम का होगा, वो प्रेसिपिटेशन ही करेगा, वो प्रेसिपिटेट ही बनाएगा, वो सॉलिड ही बनाएगा, वो उसका कलर आप बस जहन में बिठा लें। और अगर सल्फेट होगा तो सल्फेट लेड का और सल्फेट स्ट्रोंशियम का इनके कलर होते हैं वाइट, इसलिए ऑब्जर्वेशन में वाइट और कन्फर्मेशन में हम लिख देंगे सल्फेट हमारा कन्फर्म हो गया। अच्छा, इनके अलावा अगर कोई आ सकता है एनाइन, तो वो मेरे ख्याल में क्लोराइड आ सकता है। तो आगे हम क्लोराइड के ही कन्फर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। अब क्लोराइड के लिए क्या कन्फर्मेटरी टेस्ट है? सॉल्ट आपको गिवन होगा जिसकी सोल्यूशन OS आपने बनाई हुई है, उस OS के अंदर आपने ये सॉल्ट की OS है ओरिजिनल सोल्यूशन है, उसके अंदर आप पोटाशियम क्रोमेट ऐड करेंगे और थोड़ा सा साथ H2SO4 यानी एसिडिफाइड पोटाशियम क्रोमेट, यूँ भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिख दें OS में ऐड करें एसिडिफाइड पोटाशियम क्रोमेट और फिर साथ उसको थोड़ा सा हीट कर लें। तो हीट करने से अगेन गैस लिक्विड के फ्यूम्स आपको मिलेंगे। अब वो कौन से हैं? वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हैं। अगर याद हो जाता है इसका फॉर्मूला तो ठीक, वरना सिर्फ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ही लिख दें, ठीक है। और फिर उस अगर NaOH उसमें ऐड कर दी जाए उन फ्यूम्स के अंदर, वो जो सोल्यूशन बना है उसके अंदर अगर NaOH ऐड कर दें और लेड एसीटेट उसमें ऐड करके उसको हीट कर दें, ये भी बाद वाला जो है ये अगेन इजाफी है, ये बेशक आप ना लिखें, आप सिर्फ इसमें ये लिख दें कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म्ड, सिर्फ ये भी लिख दें काफ़ी, ये ना भी लिखें, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म्ड काफ़ी है, इससे क्लोराइड कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोराइड की कंफर्मेशन के लिए ये एक टेस्ट हो गया। अच्छा, इसके साथ मैं आसान भी एक लिख सकता हूँ, अगर आसान लिखना चाहें MnO2 H2SO4 वाला, दोनों थोड़े से टफ हैं। अच्छा, एक और लिख लें यहाँ पर, चलें इसके लिए क्लोराइड के लिए एक आसान लिख लेते हैं, ये आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेड एसीटेट का लिख दें, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस लेड एसीटेट, ये चलें आसान रहेगा। लेड एसीटेट ये टेस्ट है क्लोराइड के लिए। ओरिजिनल सॉल्यूशन में लेड एसीटेट ऐड कर दें। ओरिजिनल सॉल्यूशन वो है सॉल्ट की जिसमें क्लोराइड का आयन मौजूद है, उसमें लेड एसीटेट ऐड कर दें, तो आगे क्या बनेगा? क्या गैस, उस गैस का कलर होता है येलोइश ग्रीन गैस इवॉल्व। कौन सी? क्लोरीन, ठीक। इससे आप आगे लिखेंगे क्लोराइड आयन कन्फर्म है, बताने की ज़रूरत नहीं, बस लिख दें Cl नेगेटिव कन्फर्म्ड। ये टेस्ट आई थिंक आसान है इसके मुकाबले में। ओरिजिनल सॉल्यूशन में लेड एसीटेट ऐड कर दें, येलोइश ग्रीन गैस इवॉल्व, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, जो चीज़ आपको नज़र आए यानी उसका कलर आपको नज़र आए येलोइश ग्रीन और गैस है इवॉल्व हुई है, क्लोरीन गैस कन्फर्म हो गई। और इनमें से कोई एक टेस्ट लिख सकते हैं आप क्लोराइड का, इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट लिख दें, पोटाशियम क्रोमेट वाला लिख दें या मैंगनीज डाइऑक्साइड वाला लिख दें, वहाँ ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट स्मेल यानी क्लोरीन गैस, वहाँ पे भी दोनों में आई थिंक ये लिख दें, ये वाला लिख दें और ये वाला लिख दें, क्योंकि दोनों में एक ही कलर की गैस होगी, तो आपको याद रह जाएगा कौन सी है गैस है। ग्रीनिश येलो है या येलोइश ग्रीन है, वैसे इसका येलोइश ग्रीन कलर है, ग्रीनिश येलो नहीं होगा, येलोइश ग्रीन ही करें इसको। तो ये क्लोराइड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर कार्बोनेट एंड सल्फेट। इसके बाद आता है जी ब्रोमाइड। ब्रोमाइड को आपने कंफर्म करना है तो मिलता जुलता टेस्ट है ब्रोमाइड के अंदर भी। क्यों? कि यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो गैस रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी, तो इधर ग्रीनिश येलो गैस हुई वो क्लोरीन थी, यहाँ पर रेडिश ब्राउन गैस है और वो ब्रोमीन गैस है। तो अगर आप MnO2 वाला याद करते हैं तो आपको दोनों में ये टेस्ट एज इट इज़ है, देखें सॉल्ट प्लस MnO2 प्लस H2SO4 साथ हीट करें तो वहाँ पे गैस हुई क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई, यहाँ पे गैस हुई ब्रोमीन गैस और यहाँ पे ब्रोमीन कन्फर्म हो गया। दूसरा साथ टेस्ट है MnO2 H2SO4 और साथ KMnO4 CH2। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा
इसमें भी एक और टेस्ट लिखवा देता हूँ। चलें, एक टेस्ट MnO2 वाला हो गया, दूसरा टेस्ट ब्रोमीन के लिए बता रहा हूँ, कन्फर्मेटरी टेस्ट। वो लिख लें कि अगर आप CS2 ऐड करते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन में, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन वाटर इसको बोलते हैं, Cl2 वाटर, क्लोरीन वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरीन वाटर, ये दोनों ऐड करें तो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे CS2 लेयर, कार्बन डाइसल्फाइड लेयर जो है वो टर्न्स ऑरेंज, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ऑरेंज हो जाएगी। इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो कंफर्म हो गया, Br माइनस इज़ कंफर्म, यानी इन्फेरेंस में लिखेंगे Br माइनस कंफर्म। तो एक टेस्ट आप लिख दें MnO2 वाला, और दूसरा टेस्ट ये वाला लिख दें, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस क्लोरीन वाटर ऐड करें ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, CS2 लेयर का कलर चेंज हो जाएगा, वो ऑरेंज हो जाएगी, तो ब्रोमीन कंफर्म हो जाएगा। ये कंफर्मेटरी टेस्ट ब्रोमाइड का हो जाएगा। तो सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट या वेट टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, बल्कि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं इन एनाइंस के। तो अगर टेस्ट लिखने के लिए आएगा तो आपको ये टेस्ट एज इट इज़ लिखने पड़ेंगे। जो प्रोडक्ट बन रही है उसका नाम न भी लिखें, लेकिन अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेट का कलर बताएंगे, अगर गैस बन रही है तो उसका कलर बताएंगे, अगर एफर्वेसेंस है तो एफर्वेसेंस के बारे में बताएंगे। ये ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ लिखेंगे जो ऑब्ज़र्व होगी उस एक्सपेरिमेंट में असल में, और फिर इन्फेरेंस में आप लिखेंगे कि ये ये हो रहा है कि ये वाला एनाइन जो है ये प्रेजेंट है इसके अंदर। केमिकल इक्वेशन छोड़ दें, केमिकल इक्वेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है, ठीक है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डिफरेंट बुक्स में अगर आपको डिफरेंट कंफर्मेटरी टेस्ट मिल रहे हैं तो सारे ठीक होते हैं, गलत कोई भी नहीं होता, जो आपको आसानी से याद हो जाए। मैंने यहाँ सामने देखो लिखे हुए थे, लेकिन मैंने आपको कहा ये वाला ना करें, मैंने एक और टेस्ट आपको लिख दिया, आप वो वाला कर लें, जो आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ कैद नहीं है, 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछे गए हैं, तो टेस्ट कोई भी हो, हाँ गलत नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन गलत ना हो, टेस्ट गलत ना लिखा हो, ये कैद ज़रूर है। केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बहुत सारे हैं, ज़रा कोर्स में लिखे हुए हैं तो क्या करें करने तो पड़ेंगे, कोर्स में लिखे करने तो पड़ेंगे। कैसे होंगे? अच्छा देखो, एक स्टेप फिर पीछे जा रहा हूँ जल्दी से। कार्बोनेट में देखो, कार्बोनेट के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट कार्बोनेट सल्फेट के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट ही बनने हैं, ऐसे याद होंगे, इनकी शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे। कार्बोनेट हमेशा प्रेसिपिटेट ही बनाता है सोडियम और पोटेशियम के अलावा, बार बार बता रहा हूँ। तो आपने ऐसा रिएजेंट, कोई रिएजेंट ऐसा यूज़ किया जैसे MgSO4 यूज़ किया ताकि Mg का कार्बोनेट बन जाए। अच्छा, CaCl2 इसलिए यूज़ किया कि Ca का कार्बोनेट बन जाए, दोनों के कार्बोनेट्स का कलर वाइट है तो इसलिए वाइट प्रेसिपिटेट हो गया। सल्फेट में क्या किया है आपने? सल्फेट की एक्सेप्शन याद रखनी है कि सल्फेट क्या होता है, जो स्ट्रॉन्चियम का है सल्फेट वो वाइट होता है प्रेसिपिटेट का, तो इसलिए स्ट्रॉन्चियम को मैंने क्लोराइड यूज़ किया ताकि स्ट्रॉन्चियम का सल्फेट बने और वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो ऑब्जर्वेशन में आ जाए। तो इस तरह कुछ थोड़े शॉर्टकट थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने ये आमने सामने क्यों लिखे हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये एक साथ क्यों लिखे हैं, मैंने सल्फेट के साथ क्लोराइड को क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि ये आमने सामने टेस्ट मिलते जुलते हैं, याद हो जाएंगे आसानी से। कि क्लोराइड में आपके जहन में आ जाना चाहिए कि हाँ, एक स्लाइड थी मेरे सामने आई थी, उसमें MnO2 ऐड किया था सॉल्ट के साथ, और उसी के साथ ब्रोमाइड लिखा हुआ था, उसमें भी MnO2 ऐड किया था। एक में क्लोराइड में क्लोरीन गैस निकली थी और ब्रोमाइड में ब्रोमीन गैस निकली थी। तो ऐसे थोड़ा सा आपको अपने जहन में ये दौड़ाना पड़ेगा। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल नोटबुक दे दूँ ना पूरी, आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, उसमें इतने ज़्यादा टेस्ट लिखे हुए बिल्कुल ही कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये स्लाइड्स बनाने का मकसद क्या है, या आपको टेस्ट बताने का मकसद क्या है कि आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाए जो आपको पेपर में, ताकि उस वक्त वो काम आए, ठीक है।
अब एनाइंस के अंदर अब नेक्स्ट जो था वो आयोडाइड था, यानी क्लोराइड ब्रोमाइड, उसके बाद आयोडाइड और आयोडाइड के साथ नाइट्रेट है। अब आयोडाइड के अंदर देखो क्लोराइड ब्रोमाइड के अंदर दो गैसेस बनी थी, एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस बनी थी, यानी एक क्लोरीन गैस बनी थी, एक ब्रोमीन गैस बनी थी। आयोडाइड के अंदर देखें आगे क्या हो रहा है, आयोडाइड के अंदर लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं, ये आयोडीन के वेपर्स बन रहे हैं। कैसे बनेंगे, अगेन MnO2 वाला ही टेस्ट है। तो फिर से वापस देखें पीछे क्या था, MnO2 + H2SO4, MnO2 + H2SO4, यहाँ पर भी क्या है MnO2 + H2SO4। अब ये तीन चीज़ें अलग अलग नहीं है, एक ही टेस्ट है जो तीनों एनाइंस के अंदर आ रहा है। तो अब इसको तो मेरे ख्याल में याद करना आसान होना चाहिए कि अगर ये टेस्ट MnO2 वाला क्लोराइड के साथ आया तो क्लोरीन गैस निकलेगी, ब्रोमाइड के साथ आया तो ब्रोमीन गैस निकलेगी, आयोडाइड के साथ आया तो आयोडीन गैस नहीं होगी, आयोडीन लिक्विड के वेपर्स जो है वो इवॉल्व होंगे, तो आयोडीन कन्फर्म हो जाएगा। और इसमें भी लेड एसीटेट आ गया तो ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ये प्रेसिपिटेट की जो फॉर्मेशन है ये आयोडीन को अगेन कन्फर्म कर रही है। इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, अब दोबारा उस पर और टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है कि ये येलो प्रेसिपिटेट किस चीज़ का बन रहा है, सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन जहन में बिठा लें आयोडाइड की। लेकिन जैसे मैं बता चुका हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पहले दो और उसके बाद क्लोरीन वाला है, लेकिन बहरहाल करने तो आपने सारे ही हैं। नाइट्रेट के अंदर क्या होगा, नाइट्रेट थोड़ा सा एक जो इसका टेस्ट है नाइट्रेट का वो डिफरेंट है, डाइफेनाइलमाइन का टेस्ट है। बाकी इसमें भी देखिए फिर से MnO2 H2SO4 + हीट, फिर से वही आ रहा है। तो मैंने इसलिए चूज़ ये वाले टेस्ट किए हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद ना करनी पड़े। टेस्ट तो कम से कम सबके एक जैसे हो ना, आगे ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस ये मुख्तलिफ होगी, ठीक है। अब NO3 में क्या चीज़ इवॉल्व होगी, ज़ाहिर है गैस इवॉल्व होगी। कौन सी, NO3 से आपको पता चल रहा है कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस इवॉल्व होगी, तो गैस इवॉल्व होगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तो NO3 माइनस जो है वो कन्फर्म हो जाएगा, मिलते जुलते से हैं, ठीक है। फिर इसका डाइफेनाइलमाइन वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और वो कलर हो जाता है डीप ब्लू कलर हो जाता है। अच्छा, इसमें भी मैं ऐड कर सकता हूँ इसके अलावा भी, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा आसान होंगे। दूसरी बुक में मेरे ख्याल में इसके नाइट्रेट के आइंस जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन आई थिंक ये आसान है बजाय इसके कि दूसरे मुश्किल वाले हम लिखें, ये आई थिंक आसान होंगे। FeSO4 ऐड कर दें इसके अंदर और कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दें तो फिर भी डार्क ब्राउन रिंग फॉर्म होता है, वो भी टेस्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों आसान है, ठीक है। आयोडाइड भी नाइट्रेट भी मिलते जुलते हैं, और इससे पिछली स्लाइड पे जैसे बताया वहाँ पर भी, यानी एटलीस्ट MnO2 वाला तो 1 2 3 4 एनाइंस के अंदर आ गया, तो आपको एक दफ़ा याद करना है और आगे चारों में वो टेस्ट लिख देना है। ऑब्जर्वेशन भी उनकी देखें, क्लोराइड के अंदर क्लोरीन ही निकलनी है, वहाँ NO2 तो नहीं निकलेगी गैस, या ब्रोमीन गैस तो नहीं इवॉल्व होगी, ठीक है। ये हो गए आपके नाइट्रेट तक, आई थिंक एक रह गया नाइट्राइट। बायो का पेपर मैंने पहले इसीलिए पूछा था जी कि बीच में बायो वालों का पेपर भी है, तो मुझे बायो वाले स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप ये बना दें वीडियो, लाइव स्ट्रीम कर दें, बाद में वीडियो देख लेंगे। तो ये वीडियो बाद में आपको मिल जाएगी चैनल पे, तो इसको बाद में देख लेना, कोई मसला नहीं, बायो पढ़ लो। दो नंबर के कन्फर्मेटरी आएंगे या 3 नंबर के, वो नहीं कह रहा, 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट आएंगे। अब वो 1 नंबर का आता है, 2 का आता है, आई डोंट नो कि वो पेपर का वो स्ट्रक्चर वो किस किस्म का बनाएंगे। वैसे मेरे ख्याल में एक कन्फर्मेटरी टेस्ट का 1 नंबर, दूसरे का 2 नंबर, तो बेसिक रेडिकल के भी 2 आएंगे और एसिड रेडिकल के भी 2 आएंगे। या पेपर अगर बहुत आसान बना तो आपको ये टेस्ट भी दे देंगे पेपर में और आपके लिए आसानी कर देंगे। आपने आगे ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस, यानी ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है दे दें, आपसे पूछें बताएं हाँ जी इसमें क्या निकल रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये तीसरा वाला कॉलम जो है इसको उड़ा दूं बीच में से, आपको बताऊं वायलेट वेपर्स इवॉल्व हुए हैं, तो क्या चीज़ कंफर्म हुई है। तो MnO2 जब सॉल्ट के अंदर ऐड किया, वायलेट वेपर्स किसके बनते हैं, आयोडीन के, ठीक है। और नाइट्रेट तक ही था। अच्छा, ये हो गए आपके एसिड रेडिकल सारे, ठीक है। बेसिक रेडिकल के अंदर आपने क्या करना है, कलर्स याद करने हैं, सॉल्ट्स के कलर्स और उनके फ्लेम टेस्ट के कलर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके अंदर।
सॉल्ट के कलर और उनके फ्लेम टेस्ट के कलर्स, ये याद कर लें। और इसके अलावा इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं आगे, सबके अलग अलग मैंने लिख दिए कन्फर्मेटरी टेस्ट। ये मुझे दोबारा से रिपीट करने की इनको ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। अब मैं जल्दी से चलता हूँ, एक और छोटा सा यहाँ पर है, अच्छा नहीं, बल्कि ये जो मैंने कहा था कि जो कॉलेज वालों की ये प्रैक्टिकल नोटबुक है ना, ये वाली, ये साथ शेयर भी आपको कर दूंगा। इसमें मॉडल पेपर्स जो है ना लिखे हुए हैं ऐसे ही, तो यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैंने इसको पढ़ा है, इसको अगर आप एज़ इट इज़ पूरा याद करने की कोशिश करेंगे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये देखें, ये जो मैंने स्कीम बनाई थी एज़ इट इज़ इधर भी बनी हुई है, वही वाली स्कीम है। अब अगर इस तरह कॉलम की फॉर्म में मैं आपको दे दूँ ना और मैं कहूँ जी ये सारे याद करें, नहीं आऊँगे याद, ये ऐसे ये आप भूल जाएंगे, बार बार भूल जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया साइड बाय साइड ऐसे लिख के, तो उस तरह थोड़ा सा बेहतर है कि आप लोगों को एक जैसे टेस्ट मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अच्छा, इसका मैं जल्दी से ना एक मॉडल पेपर सा है वो निकालता हूँ, इनको छोड़ दें। ये पोस्ट लैब क्वेश्चन वगैरह जो है ये नहीं याद करने आपने, ये आपको मैं शेयर तो कर दूँगा, लेकिन इसमें सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें बताई हैं वो याद करें, फ्लेम टेस्ट याद करें और शॉर्ट का कलर याद रखें और कन्फर्मेटरी टेस्ट, बस, बाकी कोई इधर उधर की बात नहीं। अब जैसे ये है देखो, फ्लेम टेस्ट, फिल्टर एस टेस्ट और उसके बाद वेट टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट में लिखे हुए हैं। ये दो टेस्ट जो आसानी से याद हो जाएँ वो आपने याद करने हैं। बाकी डिटेल इसके पोस्ट लैब और वाइवा और ये सारी बातें याद नहीं करनी, उनमें टाइम ज़ाया होगा और ये जैसे है ना ये कंफ्यूज होंगे आप लोग। इसका इधर एक मॉडल पेपर एक दो थे, वो कहाँ गया, ये आ गया मॉडल पेपर, ये है। ये तो इस तरह हुआ है सेट डाउन, इसको क्या करूं? अच्छा, इसको मैं यहाँ ओपन करता हूँ, एक सेकेंड, बस एक दो बातें और बता के ना फिर इसको कंक्लूड करते हैं। इसको और ज़्यादा खींचा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट नीचे सिर्फ उन क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ और सिर्फ आपको ये बताना है कि यहाँ से आपने कैसे तैयारी करनी है। अच्छा जी, जैसा वहाँ क्वेश्चन था बोर्ड के उसमें मॉडल पेपर में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ। देखें, द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू एनालाइज एनाइन रेडिकल एंड कैटाइन बेसिक रेडिकल फ्रॉम द गिवन सॉल्ट व्हेन BaCl2 इज़ एडेड। तो मैंने पहला स्टेप बताया था, पहले BaCl2 ऐड करते हैं, अगर प्रेसिपिटेट बन जाए तो आपने लेफ्ट साइड पे आ जाना है, वहाँ सल्फेट होगा या कार्बोनेट होगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट द फॉर्म दिस इज इंडिकेशन ऑफ सल्फेटाइंस और कार्बोनेटाइंस। अब उसमें कंफर्म करने के लिए सल्फेट है या कार्बोनेट, आप क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, नो गैस इवॉल्व। अगर गैस इवॉल्व होती तो कार्बोनेट था, नो गैस इवॉल्व हुई तो सल्फेट है, कंफर्म हो गया सल्फेट। ठीक, इस तरह इसको याद रखना है कि आपके जहन में वो स्कीम हो, क्वेश्चन पढ़ते जाएं और अपने जहन में आंसर बनाते जाएं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता गया और एंड में मैंने आंसर क्या बनाया कि कंफर्म हो गया जी इसमें सल्फेट है, गैस इवॉल्व होती तो कार्बोनेट होता। अब आगे क्या करना है, आपको इस टेस्ट से पता चला कि सल्फेट है, लेकिन सल्फेट आप कंफर्म भी तो करेंगे ना। ठीक है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है किसका, जो रेडिकल इंडिकेट किया यानी सल्फेट का। तो सल्फेट के भी थोड़ी देर पहले मैं कन्फर्मेटरी टेस्ट बता चुका हूँ। दोनों टेस्ट यहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, इन्फरेंस लिखेंगे, बस आगे चलें। द गिवन सॉल्ट, अब यहाँ से उसका सल्फेट कंफर्म हुआ है, सल्फेट यानी उसका एनाइन कंफर्म हुआ है। अब आपने आगे जो काम करना है वो कैटाइन के लिए करना है। अब कैटाइन के लिए क्या किया है, पहला फ्लेम टेस्ट, बार बार ये बता रहा हूँ। कैटाइन के लिए पहला काम सॉल्ट का कलर, फिर दूसरा काम उसका फ्लेम टेस्ट। तो पहला नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट दूसरा बता दिया यानी फ्लेम का टेस्ट बता दिया, फ्लेम टेस्ट बता दिया। द गिवन सॉल्ट X इज़ ब्लू इन कलर, अच्छा ये भी बता दिया, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं। ब्लू किसका होता है, कॉपर का होता है। तो कॉपर सल्फेट आपका आंसर है, पहले ही आपको जहन में क्लियर हो जाए, मेरा आंसर है कॉपर सल्फेट का। आगे क्वेश्चन जो मर्जी लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट आपके जहन में पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही कलर्ड सॉल्ट है आपके कोर्स में, वो ब्लू कलर का है और वो कॉपर ही है। अच्छा जी, द गिवन सॉल्ट X इज़ ब्लू इन कलर व्हेन द सॉल्ट इज सब्जेक्ट टू फ्लेम टेस्ट इट गिव्स ब्लू फ्लेम विच बेसिक रेडिकल Z इज, तो आप Cu2+ लिखते हैं बस। आगे उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो कॉपर के कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने लिखे हुए हैं, वो यहाँ पे आसानी से आप
ऐड कर सकते हैं कॉपर के कन्फर्मेटरी टेस्ट वो इसमें लिख देंगे एंड दैट्स इट। तो इतना मुश्किल नहीं है, आपके सामने एकदम इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, पहले से ये तैयारी नहीं की हुई इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप एक दो ये मॉडल पेपर्स करेंगे, मैंने जो खुद बनाए हैं मॉडल पेपर्स वो भी साथ शेयर करूँगा, एक दो दफ़ा आप गो थ्रू करेंगे इन मॉडल पेपर्स से तो आप देखेंगे ये सॉल्ट वाला क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। दुआ करें यही वाला आए, अगर इस जगह दूसरा आ गया उसमें प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। सेक्शन ए का दूसरा वाला प्रैक्टिकल है जिसमें आपने एल्डिहाइड और कीटोन को कन्फर्म करना होता है वो भी हमने देखा ही नहीं, अभी ये वाला ही देख रहे हैं। ठीक है, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द ऑब्टेन्ड सॉल्ट, तो यहाँ पे फार्मूला और नेम दोनों लिख देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4। फ्लेम टेस्ट, हाउ फ्लेम टेस्ट परफॉर्म, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फ्लेम टेस्ट का पूरा प्रोसीजर आपने याद ज़रूर करना है। पूरा प्रोसीजर के पहले उसको प्लेटिनम वायर लेते हैं, फिर उसको एसिड के अंदर डिप करते हैं, फिर वहाँ से उसको निकाल के उसको सॉल्ट के अंदर डिप करते हैं, फिर फ्लेम के ऊपर रखते हैं और फ्लेम के अंदर उसका कलर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। 2 नंबर ये सिर्फ प्रोसीजर लिखने के। तो इसी तरह आगे बाकी सॉल्ट्स के भी मॉडल पेपर उन्होंने बनाए हुए हैं और साथ सोल्यूशन भी हैं बल्कि। तो ये मैं फ़ाइल इंशाल्लाह इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ये वाली फ़ाइल भी, दूसरी फ़ाइल जिसमें ये सारे एक जगह पे क्वेश्चन जमा हुए हैं वो वाली फ़ाइल भी, और मैंने जो बनाए हुए हैं इसके लिए कुछ वर्कशीट्स बनाई हुई हैं उन वर्कशीट्स को भी। तो आप कोशिश करें कि सोल्यूशन देखे बगैर, सोल्यूशन को नहीं देखना, आपने इनको खुद अटैम्प्ट करना है, खुद अटैम्प्ट करें एक दफ़ा पूरा मॉडल पेपर, एक अटैम्प्ट करें, दूसरा अटैम्प्ट करें, फिर गो बैक टू द सोल्यूशन एंड सी कि आपने कैसा किया, सही किया या गलत किया है, और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ये सॉल्ट एनालिसिस कितना एक जहन में आपके बैठा हुआ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है कि आपको स्कीम जो है वो याद होनी चाहिए। अगेन ये छोटा सा ये टेबल सा, ये जो हायरार्की ये बनी हुई है, एक डायग्राम से बनी हुई है, ये जहन में बिठा लें, और इसी तरह एनाइंस वाली जो है वो डायग्राम जहन में बिठा लें, तो इट शुड बी मोर ईजियर फॉर यू। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए नो शॉर्टकट, याद करने पड़ेंगे, 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। ठीक है, अब वो याद करने के लिए भी जैसे मैंने आपको कहा कि एक जैसे मैंने टेस्ट लिख दिए हैं आमने सामने, तो याद करने में वो भी आसानी होगी। कॉपी कौन सी फॉलो करें, कॉपी जिस कॉपी में से आपको आसानी से याद हो जाए वो कॉपी फॉलो करें, कोई कैद नहीं है। ठीक, क्वेश्चन में आपको अगर उन्होंने खुद से टेस्ट दे दिया तो फिर तो ज़रा उस टेस्ट का जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको खुली चॉइस दे दी, राइट टू कन्फर्मेटरी टेस्ट, फिर आपकी चॉइस है, जिस मर्जी कॉपी का टेस्ट लिखें, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें एंड में। आई थिंक काफ़ी सारा टाइम हो गया, इसको भी करी कंक्लूड फिर कर लेंगे। जो बाकी कुछ रह गया है, मुझे पता है कि मैंने सेक्शन बी वाले एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस बनानी है। आज मैं पूरा दिन कोशिश करता हूँ, लाइट ही नहीं थी पूरा दिन, मेरा लैपटॉप जो है वो चार्ज नहीं था, तो मैं वीडियो बना नहीं सका, और एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करके आपको दिखाना था, उसमें कुछ थोड़ा क्रिस्टल्स नहीं सही बने परफॉर्मेंस में, तो ज़ुबानी कलामी वो इस तरह समझना आपको आता। तो कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि सेक्शन बी वाले एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनकी वीडियोस में कंप्लीट करके आप लोग को अपलोड कर दूँगा। सो अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना आई थिंक इसको आप लाइव स्ट्रीम को कंक्लूड करते हैं यहाँ पर ही। आई थिंक अभी के लिए क्वेश्चन किसी का नहीं है, तो फिर इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और अभी बायो वाले ज़रा वो बायो के पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि 1-2 वीडियोज़ या एक आध और लाइव स्ट्रीम पेपर से एक दिन पहले उसमें सेक्शन बी के क्वेश्चंस और सेक्शन ए का दूसरा जो क्वेश्चन है, ये ना हम सारा यही करते हैं, वही वाला क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी हमने देखना है एक दफ़ा। तो मैं या वीडियो बना दूँगा या देखेंगे लाइव स्ट्रीम या वीडियो में से जो चीज़ बेहतर हुई वो इंशाल्लाह उन प्रैक्टिकल्स के लिए वो कर लेंगे।
जी दो ही करने हैं कन्फर्मेटिव टेस्ट दो ही करने हैं आपने, यानी पेपर पे दो ही आएंगे, दो से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इट्स योर चॉइस कि कौन सा लिखते हैं आप, ठीक है। अच्छा मेरे अभी अपडेट हो रहे हैं मैसेजेस, सॉरी अपडेट नहीं हो रहे थे, अब आ रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन बता दें, अच्छा वो भी बता देता हूँ, चलो एल्डिहाइड कीटोन चलो बता देता हूँ, इसको नहीं कंक्लूड करते बता देता हूँ, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन का बता देता हूँ जी। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए आप क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि ज़्यादातर वो काम है इसका प्रोसीजर का ही काम है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो प्रैक्टिकल है उसमें पहला काम आपने ये करना होता है कि आपको दिया जाएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, ठीक है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला काम ये होता है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को एब्सेंट करना होता है, यानी यू हैव टू प्रूव कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे एब्सेंट कैसे कर सकते हैं। तो एसिड जो होता है ना वो हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, या वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर आप बेस ऐड करें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, बेस ऐड करें और कोई रिएक्शन ना हो, तो इसका क्या मतलब है। आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, उसके अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड की और कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कोई एसिड नहीं है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को एब्सेंट कर दिया, एब्सेंट हो गया। या आप लिटमस टेस्ट करें, ब्लू लिटमस पेपर, अगर एसिड होता तो रेड हो जाता, लेकिन नो चेंज। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा एसिड ग्रुप इज़ एब्सेंट। तो पहला काम क्या करना है, एसिड ग्रुप को एब्सेंट करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ना, तो अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो अब अगली चीज़ क्या होगी, अगली चीज़ होगी या वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन, या एल्डिहाइड है या कीटोन। अब आपने अलग अलग टेस्ट करने होंगे, एल्डिहाइड का अलग टेस्ट करना होगा और कीटोन का अलग टेस्ट करना होगा। तो पहला टेस्ट ये जहन में बिठा लें, ये पेपर में एज इट इज़ है कि पहला टेस्ट क्या होता है। पहला टेस्ट या प्रोसीजर के अंदर पहला स्टेप क्या होता है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को एब्सेंट करना है। उसके लिए NaOH का ले लें, उसके लिए कोई कार्बोनेट ले लें, कोई भी कार्बोनेट ले लें। मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड किया, नो एफिशिएंट सीन। हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड किया, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, नो एफिशिएंट सीन। तो आप उसकी इन्फरेंस में क्या लिखेंगे कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जो है वो एब्सेंट कर दिया। तो जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप एब्सेंट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, अब उस सोल्यूशन के अंदर अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर है वो या तो वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, अगला स्टेप इसमें आप ऐड करते हैं 2,4-DNPH, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन इसके अंदर ऐड करते हैं। 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड है तो उसके साथ भी रिएक्ट करेगा, और अगर कीटोन है तो उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, कीटोन के साथ भी रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन आपने ऐड करना है, 2,4-DNPH या डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन पूरा लिख दें, ठीक है। तो अगर इस 2,4-DNPH से 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन हो गया आपने, तो इन्फेरेंस क्या करेंगे, इन्फेरेंस ये लिखेंगे कि इसमें हो सकता है एल्डिहाइड हो सकता है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक कीटोन, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी हो सकता है तो आपने अलग अलग बताना होगा कि कब वो एल्डिहाइड होगा और कब वो कीटोन होगा, ठीक है। इनको लिखते जाते हैं साथ साथ, क्योंकि आई थिंक इसकी मैंने स्लाइड बनाई भी नहीं है। अगर ऐड करेंगे 2,4-DNPH तो क्या बनेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। आपने तो ऑब्जर्वेशन लिखनी है ना, तो नाम नहीं लिखना, आपने लिखना है येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। तो अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ऐड करने से और साथ शेक करने से, अगर येलो प्रेसिपिटेट होगा तो
आप इन्फेरेंस में लिखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में से कोई एक जो है वो प्रेजेंट। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कंफर्म करें कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एल्डिहाइड हुआ तो, या एल्डिहाइड के लिए क्या टेस्ट होता है? एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है जी टॉलेंस रिएजेंट। तो आप लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर आपने ऐड करना है टॉलेंस रिएजेंट। फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। और इसको फिर आपने करना है हीट करना है। टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे, इधर ऐसे लिख दें, ऐड टॉलेंस रिएजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हीट इन वाटर बाथ। इसको वाटर बाथ के अंदर हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये वैसे होता टॉलेंस रिएजेंट है अमोनियम सिल्वर डायमाइन होता है, अमोनियम सिल्वर नहीं सिल्वर डायमाइन, हाँ इसको सिल्वर डायमाइन बोलते हैं। अच्छा, अगर तो ये एल्डिहाइड हुआ, आपने टॉलेंस रिएजेंट ऐड किया है और एल्डिहाइड ही है, तो क्या आएगा? सिल्वर मिरर। अच्छा, इसका दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट भी होता है। सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। या तो आपको ये डायग्राम आ जाएगी ये वाली कि जी ये फॉर्म हुआ है, तो बताएं कि ये क्या चीज़ है। ये वाली डायग्राम, ये देखें, ये इस किस्म की डायग्राम आ सकती है। ये देखें, टेस्ट ट्यूब के जो किनारे हैं उन पर एक सिल्वर कलर का एक मिरर सा बन रहा है, सिल्वर मिरर कहते हैं इसको। टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करने से अगर ये सिल्वर मिरर हुआ तो कंफर्म हो जाएगा, इन्फेरेंस में लिखेंगे कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सिल्वर डायमाइन होता है टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये अगर एल्डिहाइड में ऐड किया जाए तो ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा। तो सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन आगे इन्फेरेंस में क्या लिखेंगे? कन्फर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, या लिख दें एल्डिहाइड ग्रुप कन्फर्म्ड। ये मशहूर टेस्ट है, आसान टेस्ट है। टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करें, हीट करें वाटर बाथ के अंदर, सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब पर, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्फर्म हो गया, ठीक है। दूसरा टेस्ट इसके साथ क्या होता है? दूसरा टेस्ट होता है फेलिंग्स सॉल्यूशन, FEHLINGS, फेलिंग्स सॉल्यूशन। अब फेलिंग्स सॉल्यूशन दो होती हैं, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी होती है। तो आपने इसमें सॉल्यूशन ए ऐड कर दी, फेलिंग सॉल्यूशन ए है। ये बेसिकली क्या होती है? ये कॉपर सल्फेट जो है उसका ही सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन आपने, इस टेस्ट का नाम होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो अब फेलिंग सॉल्यूशन इज़ एडेड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या बनेगा? तो मैंने अभी बताया फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली क्या होती है? कॉपर का सल्फेट, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन होती है। तो जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा क्या? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, Cu2O फॉर्म होगा। उसका कलर आपने लिखना ऑब्जर्वेशन के अंदर, ब्रिक रेड उसका कलर होता है। ये ऑब्जर्वेशन है किसका? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट है, लाजमी बताना है Cu2O इज़ फॉर्म्ड। अगर तो एल्डिहाइड है तो Cu2O फॉर्म हो जाएगा, अगर नहीं है यानी ये कीटोन है तो फिर ज़ाहिर है नहीं फॉर्म होगा ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, अगर एल्डिहाइड हुआ तो ब्रिक रेड बनेगा, ठीक है। ऑपोजिट क्या है कि नहीं बनेगा। तो इसमें क्या लिख देंगे? एल्डिहाइड इज़ कन्फर्म्ड, एल्डिहाइड कन्फर्म हो गया, ठीक है जी। ये दो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, काफ़ी हैं। लेकिन अगर
याद रह जाए तो तीसरा बेनेडिक्ट सोल्यूशन का भी है, वो भी लिख सकते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐसे ही लिखेंगे, ऐड बेनेडिक्ट सोल्यूशन। अच्छा, इसमें भी ना हीट ज़रूर करना है, ऊपर वाले में हीट ज़रूर करना है, इसमें भी हीट, तीनों में हीट ज़रूर करना है। ऐड बेनेडिक्ट सोल्यूशन टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हीट। अच्छा, अब जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, फिर वही ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O। ठीक, बेनेडिक्ट सोल्यूशन से भी यही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये जो बेनेडिक्ट का रिएजेंट होता है ये मिक्सचर है कॉपर सल्फेट का और सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम सिट्रेट का, तो उसमें जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Cu2O का यही एज इट इज़ लिख देना, एज इट इज़। एल्डिहाइड कन्फर्म हो गया, ये एल्डिहाइड की कन्फर्मेशन। और इसका उलट क्या हो सकता है कि आपने फेलिंग सोल्यूशन ऐड की या बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड की और कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप लिखेंगे एल्डिहाइड के बजाय कीटोन है। लेकिन बहरहाल ये नहीं टेस्ट, ये है कन्फर्मेटरी कि फेलिंग सोल्यूशन ऐड किया, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट हुआ और एल्डिहाइड कन्फर्म हो गया। बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड किया, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O हुआ तो कन्फर्म हो गया एल्डिहाइड। ठीक है जी, ये हो गए कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। इसके बारे में अगर क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लें, वरना हम आगे चलें। आई थिंक इसमें भी यही लिखे हुए होंगे जो वो कॉलेज वाली है। एक सेकंड इसको देख लेते हैं। कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होगी, यही होगी। कहाँ गया सेक्शन ए? खैर इसमें से आप देख ही लेंगे, मॉडल पेपर्स वगैरह में लिखा होगा, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड लिखे होंगे और आंसर सोल्यूशन भी उनके लिखे हुए होंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना हम आगे चलें। अच्छा जी, लॉन्ग में आया था। अच्छा चलो, केमिकल इक्वेशन लिखनी है एल्डिहाइड एंड कीटोन, नहीं ज़रूरत नहीं, आपको टेस्ट याद होना चाहिए और टेस्ट के बाद आपने वो एक्सपेरिमेंट क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है और फिर इन्फेरेंस क्या है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट याद रखना है, उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है और इन्फेरेंस क्या है। तो ये हो गया जी, हमने कर लिया है सेक्शन ए के सारा कुछ ही तकरीबन ओके हो गया हमारा। सेक्शन बी वाले जो है वो इकट्ठे कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में सारे वो इकट्ठे ही ओके हो जाएं।
आई थिंक काफ़ी है आज के लिए, केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन में कीटोन और हाँ जी दोनों कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन आपने फिर कंफर्मेटरी टेस्ट में अलग अलग करना है ना एल्डिहाइड को अलग करना है और कीटोन को अलग करना है। पहले तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है उसको एब्सेंट करेंगे, उसके बाद आप उसमें 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन में एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन फिर आपने स्पेसिफिकली एल्डिहाइड को अलग किया या स्पेसिफिकली आपने कीटोन को अलग करना। केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक इसको यहीं तक ही रखते हैं, काफ़ी सारा टाइम हो गया, घंटा डेढ़ हो गया। इतनी लंबी वीडियो बाद में फिर देखना भी मुसीबत होगी। माइनर वाले प्रैक्टिकल्स कोशिश करूँगा कि वो आज कल में कल परसों में वो सारे कंप्लीट आपको करवा दूँ। केमिस्ट्री के बाद इंशाल्लाह इसी तरह फिज़िक्स के लिए भी 1-2 दिन लाइव स्ट्रीम करके सारे प्रैक्टिकल कवर कर लेंगे। इन तमाम जो अभी नोट्स थे यहाँ पर, जो बुक्स थी, ये मैं इस वीडियो को जब ये चैनल पे आप देखेंगे तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, करंट पेपर्स और आगे पीबीएस के लिए भी। इंशाल्लाह एक आध और सेशन करेंगे केमिस्ट्री के लिए और फिर आगे फिज़िक्स में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आई एंड दिस राइट नाउ। और बाकी इंशाल्लाह देखेंगे अगली वीडियोस में। ठीक है, चले, अल्लाह हाफ़िज़।